प्रीवियस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा इसको अभी ये करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग देखें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? कहता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, center of mass, center of mass of a body or system at rest cannot move। लैंग्वेज न्यूटन बना था, अंडरस्टैंडिंग अपने वाला। अगर हम कहेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल के लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक 5 केजी का मास रखा है और यहाँ पर एक 3 केजी का मास रखा है, ठीक है। मैं 3 केजी मास के ऊपर, अब ये दोनों का सेंट्रल मास कहीं होगा 5 केजी के पास, ठीक है। अभी अगर हम कहेंगे कि ये 3 केजी का मास है, अब दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है। अब मैं क्या किया, ये एक सिस्टम मान लिया। सिस्टम के ऊपर अगर मैं इधर से लगाया 20 न्यूटन फोर्स, इधर से लगाया 20 न्यूटन फोर्स, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बट व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम? 0। ये चलेगा, ये चलेगा, बट सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। ये धीरे धीरे चलेगा क्योंकि 5 केजी है, 5 केजी की जगह 50 केजी कर दो, देखो कितना धीरे धीरे चलेगा, ये सड़क से चला जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। तो हम कहेंगे हियर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ध्यान से देखना, न्यूटन के नजरिया से सारा चीज को हम लोग देखेंगे आज। रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, ये हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं। दूसरा, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी or system at rest, then center of mass starts moving center of mass starts moving in direction of नेट एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक बॉडी है 5 केजी का, यहाँ पे कोई एक बॉडी है 3 केजी का, और आपने इसके ऊपर एक लगाया फोर्स 10 न्यूटन का और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? नेट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट मतलब ए से कितना 10√2, और एंगल कितना है 45 डिग्री। मतलब जो सेंटर ऑफ मास था वो इसी डायरेक्शन में चलने लगेगा। द सेंटर ऑफ मास मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ध्यान से देखो, अगर हम ये 5 केजी 3 केजी को सिस्टम मान लिए तो ये फोर्स के बलबूते पर ये सेंटर ऑफ मास इधर जाने लगेगा। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? बोल रहा है कि 2 मास है 2 केजी 3 केजी, ये मासलेस रॉड है कनेक्टेड बाय लाइट रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर, ये 10 मीटर लंबा रॉड है, ठीक है। अब इसके ऊपर और इसके ऊपर 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। द अरेंजमेंट इज ऑन ए स्मूथ फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, 2 फोर्स लगे तो घूमेगा। जब तक ये एक बार घूमेंगे, क्वेश्चन को देखो, इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट ऑन देम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड, इसके ऊपर फोर्स लगे परपेंडिकुलर टू द रॉड, घूमेंगे। तो ये कितना दूर जाएगा और ये कितना दूर जाएगा एक रिवोल्यूशन में, दोनों का रेशियो। सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल। सॉल्यूशन कहता है एज एफ नेट इज 0, सेंटर ऑफ मास does not move, so they rotate about center of mass, ये दोनों सेंटर ऑफ मास में घूमेंगे। अच्छा, अगर ये 10 मीटर है, सेंटर ऑफ मास कितना दूर पे है, चलो ये डिस्टेंस को हम x कहेंगे, तो ये डिस्टेंस को हम कहेंगे 10 - x, क्योंकि पूरा डिस्टेंस ये है। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो चलो निकालते हैं। यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो फॉर अ डिफरेंट अप्रोच फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल सकते हो 3 × 0 + 2 × 10/3 + 2। चलो एक निकाल लेते हैं। x क्या हुआ, हियर व्हाट इज x, 3 distance of center of mass from 3 kg, कितना है 3 × 0 2 × 10/3 + 2 is coming out to be कितना हो गया 5 to 4 मीटर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। एक बार घूमने में ये कितना दूर जाएगा, नाउ इट विल रोटेट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर and the other one will rotate in a circle of radius 6 meter, ठीक है ना। this will rotate in a circle of radius 6 meter। इमेजिन करो, लड़कियां ये गेम खेलते हैं अक्सर, है ना, दो लड़के एक दूसरे के हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर गोल 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 घूमते हैं। अगर दोनों बराबर मास के हैं तो दोनों घूमेंगे ठीक ठाक, सेंटर मास बीच में रहेगा। मान लो उसमें से एक लड़की थोड़ा दुबली पतली सी है, समझ रहे हो ना, 100 kg वाला, दूसरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। किसका प्रॉब्लम, वो तो नेट प्रॉब्लम होगा। तो सोचो कि दो लड़की अगर वो ऐसे हाथ को पकड़ के एक दूसरे का, इधर एक लड़की ऐसे पकड़ा ऐसे पकड़ा, दोनों घूम रहे हैं, उनमें से थोड़ा एक भारी भरकम वाली 100 kg वाली, दूसरा मान लो 30 kg वाली, जब घूमेंगे तो क्या होगा सोचो। घूमेंगे तो उनके ऊपर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है, वो आपस में घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स, है ना। अच्छा, वो जब घूम रहे हैं बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो सेंटर मास जहां था वही रहेगा। जो बॉल की लड़की है सेंटर मास तो उसके अंदर रहेगा, तो होगा क्या, देखोगे जो मोटी वाली लड़की है वो अपनी जगह ऐसे घूम रहा होगा और दूसरा वाला उसके चारों तरफ घूम रहा होगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों घूमेंगे, नहीं तो मोटी वाली अपनी जगह रहेगा, दुबली वाली उसके चारों तरफ घूमेगा, रीडिंग बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो यहाँ पर भी ये 6 मीटर की रेडियस में घूमेगा और ये 4 मीटर की रेडियस में घूमेगा। अगर ये बात हुआ तो हम कहेंगे they means they move in circles of radius कितना 4 मीटर एंड 6 मीटर। तो एक बार घूमने में ये डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2π × 4, ये जाएगा 2π × 6। तो आप कहोगे सो आंसर क्या हो गया, डिस्टेंसेस मूव्ड, डिस्टेंसेस यहां पे लिख देते हैं 10 10 10, डिस्टेंसेस मूव्ड in one revolution are in ratio क्या 2π/4/2π6 that is 2/3। वो जो डिस्टेंस घूमेंगे एक रिवोल्यूशन में दे आर इन द रेशियो 2:3। यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास वगैरह दिया नहीं है, लेंथ L है,
किसी एक स्मूथ फ्लोर पे रख के इसे उसको वर्टिकली बांध के रखेंगे, जिन्हें वर्टिकल प्लेन छोड़ देंगे तो गिरेगा। जब तक ये गिरेगा आप देखोगे लोअर हिस्सा उसका कुछ दूर फिसल जाएगा। पूछा कितना फिसलेगा बताओ, कितना खूंखार पूछेगा। अब किसी एक स्मूथ फ्लोर पे एक डंडे को इसे रखो, जब छोड़ दोगे देखो जब ये गिरेगा कुछ दूर ये फिसल जाएगा। यू कैन डू इट ऑन योर पेन ऑन योर कॉपी। जैसे ही छोड़ोगे गिरते गिरते कुछ दूर फिसल जाएगा। कितना फिसलेगा वो आपको पता करना है। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, हाँ अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो नहीं फिसलेगा, वो अलग बात है। कितना फिसलेगा ये हो गया क्वेश्चन। तो लेट अस थिंक फॉर द सॉल्यूशन। अब थ्रेड को काट दिया, अब ये रॉड गिरेगा, क्यों? कुछ फोर्स आ रहा है इसीलिए रेस्ट पे था, मोशन में आने लगा। पहले रेस्ट में था, अब ये मोशन में आने लगेगा। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग फॉल द डिफरेंट फोर्सेस ऑन द बार आर वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियस है, इसके अलावा कोई तीसरा फोर्स तो है नहीं, और ये दोनों पक्का एक दूसरे की बैलेंस नहीं कर रहे, इसलिए तो गिर रहा है। मतलब जब वो गिर रहा है वेट इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। आप तो जानते हो ना, जब ये हाथ में नीचे ले रहा हूं तो वेट ऑफ द पेन इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, इट इज mg माइनस ma, समथिंग डिफरेंट। हमें उसमें नहीं जाना, हमें निकालना है कितना फिसलेगा। और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसा है, वो वर्टिकल है, और जो वेट है वो कैसा है, वो भी वर्टिकल है। वेट इज आल्सो वर्टिकल, नॉर्मल रिएक्शन इज वर्टिकल। दो वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं, दो वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? If a number of vertical forces act on a body, the resultant will also be a vertical force. तो आप क्या कहोगे? So net force on bar is vertical। और earlier ये बार रेस्ट में था। कोई बॉडी रेस्ट में होता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है। Obviously सब जानते हैं कि the body will move in the direction of force. Body means center of mass of the body. तो आप कहोगे the center of mass will move vertically, center of mass moves vertically down। मतलब होगा क्या, जब ये गिरेगा सेंटर ऑफ मास सीधे आके यहां पे मारेगा, सेंटर ऑफ मास फॉल्स लाइक दिस। अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे मारेगा तो फिर ये रॉड का पोजीशन कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा, है नहीं? और ये लेंथ कितना होगा? L/2। ये लेंथ कितना हो जाएगा? L/2। दिस लेंथ विल बी L/2, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है भाई। और ये लेंथ पहले कितना था? ये है L/2 और ये थीटा, तो दिस लेंथ वाज L/2 cos थीटा। ये लेंथ था L/2 cos थीटा। अब कितना है? अब है L/2। तो कितना फिसल गया? कितना फिसल गया? L/2 माइनस L/2 cos थीटा। सो हम कहेंगे thus lower end slides by a distance x is equal to L/2 minus L/2 cos थीटा। ठीक है ना? L/2 माइनस L/2 cos थीटा, जो भी वो आंसर हुई। तो क्या पता चला, जब ये रॉड गिरेगा लोअर एंड कितना फिसलेगा? L/2 माइनस L/2 cos theta। Here we see that this arrangement, the floor is smooth, दिया है, ये floor is smooth। अब ये वे स्मूथ है कि रफ है दिया नहीं है, no way it matters। अब this 2 kg was allowed to slide down। What will be the displacement of 2 kg? अच्छा, तो पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg क्या होगा। लेट अस ऑब्जर्व द सिस्टम। सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। कंसीडरिंग वेट
क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका वेट है, इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है। आप बोलोगे जीरो, नहीं जीरो नहीं। Here the normal reaction is, think, the normal reaction is not 8G। हाँ, अगर ये ग्लू करके फिक्स कर देते वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होता, लेकिन ये मूव कर रहा है, मतलब इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन भी है, मतलब इसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी आ रहा होगा, और बिकॉज ऑफ दैट द नॉर्मल रिएक्शन विल बी लेस देन 8G। नॉर्मल रिएक्शन विल बी लेस देन 8G। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन 8G, क्योंकि 6 kg 2 kg का वेट होता है, 8G से कम होगा। हाँ, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के अलावा इस सिस्टम के ऊपर और क्या फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है, इसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन, तीन ही तो फोर्स है। बाकी स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स सचमुच का फोर्स थोड़ी है, झूठ-मूठ का फोर्स है। एनीवे, तो ये जो फोर्स है वो सब वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ है क्या? नहीं। तो मतलब अभी सेंट्रल मास तो मूव करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि नेट फोर्स इज नॉट जीरो। लेकिन कैसे मूव करेगा? सेंटर ऑफ मास विल मूव वर्टिकली डाउन। अगर कोई चीज वर्टिकली डाउन आता है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास मूव्स वर्टिकली डाउन and horizontal displacement of center of mass will be zero। सेंटर ऑफ मास का, लेकिन यहां पर पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg, सेंटर मास का नहीं पूछा है, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉक तो नीचे आएगा ना, दिख रहा है फिसल के आएगा। तो सोचो, ब्लॉक जब फिसल के नीचे आएगा, रास्ते में हर जगह वो ब्लॉक इसके ऊपर, ये ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था और ब्लॉक इसके ऊपर, ये जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन का एक ऐसा कंपोनेंट भी है, ऐसा कंपोनेंट भी है। ये कंपोनेंट इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ये कंपोनेंट इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। मतलब प्रेस करके तो जमीन पे गाड़ नहीं पाएगा, जमीन के ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट इसको पुश करेगा। मतलब जब ये फिसलता रहेगा तब ये भी फिसलता रहेगा पीछे की तरफ, ये भी फिसलता रहेगा पीछे की तरफ। मतलब जब तक ये नीचे आएगा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये नीचे आके पहुंचेगा डायग्राम कुछ बदल गया होगा, ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया होगा। ये ब्लॉक तो यहां से चलना शुरू किया था, लेकिन जमीन पे पहुंचते पहुंचते वो यहाँ पे आके पहुंचेगा नॉट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तब तक ये कुछ फिसल गया होगा x। मतलब ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 माइनस x। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव हॉरिजॉन्टली। मतलब सेंटर मास हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है। अगर m1 गया x1 तो m2 जाएगा x2, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास विल बी जीरो। देयरफॉर आप कहोगे ये 6 kg इधर को गया है x और 2 kg इधर को गया है 4 माइनस x। 6 into x m1 l1 is equal to m2 l2, it is 2 into 4 minus x और मिल गया x कितना? 2x मिल गया तो हो गया 8, 2x आ गया 8x is equal to 8, x is equal to 1 मीटर। ये 1 मीटर फिसल जाएगा पीछे की तरफ। अब ब्लॉक कहां से चलना शुरू किया था? यहां से पहुंचा कहां पे? यहाँ पे। कितना हाइट? 3 मीटर। कितना हॉरिजॉन्टल गया? 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ब्लॉक का? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 3√2, है कि नहीं? तो आप कहेंगे वर्टिकल फॉर ब्लॉक, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट
for block SY, vertical displacement is 3 meter, horizontal displacement is 4 minus 1, 3 meter. So displacement कितना हो जाएगा? Displacement will be 3 square whole root over is 3 root 2 meters. The displacement of the block will be 3 root 2 meter. ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 root 2 मीटर। अब सोचो, अगर ये वेज स्मूथ होता तो ये 3 root 2 होता। अगर ये स्मूथ नहीं रफ होता, मतलब ब्लॉक जितनी आसानी से फिसल रहा था उससे धीरे धीरे फिसलेगा, उतना जोर से तो नहीं फिसलेगा। आपको क्या लग रहा है, आंसर 3 root 2 होगा कि उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा? सोचने वाली चीज है कि कंसीडरिंग वेज एंड ब्लॉक एज ए सिंगल सिस्टम, नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों क्या हो गए? इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं है। अगर मैं इनको एक सिस्टम मानता हूं तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी दी, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लिखा था क्या? नॉर्मल रिएक्शन ऑन फ्लो, ठीक है। तो दैट विल बी इंटरनल फोर्स, ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, वो सब इंटरनल फोर्स हो गए। दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास as long as no external force is applied, सेंटर ऑफ मास जैसे था वही रहेगा, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए घर में बच्चे माँ बाप की ज्यादा नहीं सुनते हैं। माँ बाप कुछ बोलते हैं उनको सुनाई नहीं देता है, मानते नहीं है। टीचर बोले, क्योंकि एक्सटर्नल तो इफेक्ट आता है ना? टीचर बोले तो इफेक्ट आता है, घर वाले बोलने से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आप समझ में आ गया, क्योंकि वी आर इन ए सिस्टम एंड व्हाटएवर फोर्स दे आर एक्सर्टिंग, दे आर एग्जिस्टिंग इन पेयर्स। वो जितना दे रहे हैं आप भी उतना रिटॉर्ट कर देते हो। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मेक एनी ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन के हिसाब से, जबकि असलियत तो ये है आपके अंदर जो भी एटीट्यूड का चेंज आएगा इट इज ओनली बाय इंटरनल फोर्सेस। वो न्यूटन वहां पर फेल मार जाएंगे। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, एवरीवन नोज, इन absence of external unbalanced force, if a body or system of masses are in motion, then their center of mass keeps moving with constant velocity. When I say constant velocity, I need not specify in same direction. अरे velocity constant होगा तो direction भी तो same होगा. Direction cannot be different. Okay, fine. तो ये हो गया center of mass keeps moving with constant velocity. समझ लो क्या बोल रहा है? Supposing ये कोई एक मास है और m1 है, मान लो कि ये कुछ इधर v1 वेलोसिटी में आ रहा था, ये कोई एक दूसरा मास है m2, ये इधर v2 वेलोसिटी में आ रहा था। ऑब्वियसली उनका जो सेंटर ऑफ मास था वो भी किसी एक वेलोसिटी में जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा? सेंटर ऑफ मास मस्ट बी मूविंग इन सम डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हुआ क्या? ये इधर आया, ये इधर आया, दोनों एक दूसरे को टकराए। टकराने के बाद ये इधर फेंका गया, वो उधर फेंका गया, दोनों का रास्ता बदल गए। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। इट कम्स लाइक दिस, इट कम्स लाइक दिस, और टकराव होने के बाद ये इधर चला गया और ये टकराव होने के बाद ये इधर चला गया। सपोज ये चला गया V3 में और ये चला गया V4 में। Before collision, center of mass was moving in some direction like this with velocity vcm. Even after collision, if I consider the two blocks as a single system, उनके आपस की मारपीट है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। टकराने के बाद ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वो तो उसी वेलोसिटी में आगे चलता रहेगा।
तो आप क्या कहोगे? ड्यूरिंग कोलिजन द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन are internal forces of the system of, पहले सिस्टम डिफाइन करना है, सिस्टम ऑफ टू balls, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन आर internal forces of the system of two balls, system of two balls, as no external force acts, velocity of center of mass before and after collision remain same, जितना वेलोसिटी में जा रहा था उतने में ही जाएगा। लास्ट क्लास आई डिड ए क्वेश्चन बट यू पीपल कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम लोग पूरा थ्योरी नहीं किए थे, मैं थोड़ा ज्यादा उछल गया था, वो क्वेश्चन में रिपीट कर लेंगे आज। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना? ये हमें समझ में आता है। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने की तरीका हुआ m1 v1 plus m2 v2 likewise for every mass by m1 plus m2 plus m3 and so on। ये फॉर्मूला भी हमें मालूम है। अब चलो इस इनर्शिया ऑफ मोशन की बियॉन्ड थोड़ा सा जाएंगे। लेट अस गो स्लाइटली बियॉन्ड द स्टेटमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो कोई सिस्टम अगर चल रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया तो चलो देखते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स आया, सोच लो कि ये कोई एक मास है और ये कोई एक दूसरा मास है, ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, कुछ वेलोसिटी में। मान लो कि सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा था, m1 v1 plus m2 v2 m1 plus m2 किए। अब आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिए ऐसे। नाउ सेंटर ऑफ मास हैज गॉट सम वेलोसिटी एज वेल एज सम एक्सीलरेशन। कितना? एक्सटर्नल फोर्स में मास। व्हाट विल हैपन? सेंटर ऑफ मास विल फॉलो a to d path, जो हम लोग देख चुके हैं। When velocity and acceleration are non-linear, the body initiates motion in the direction of velocity and finally moves in the direction of acceleration। तो क्या होगा? आप देखोगे ये दोनों मूव कर रहे थे, आप इसके ऊपर फोर्स लगा दिए और सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा रास्ते में जाने लगेगा, ठीक है ना? The path of center of mass will be like this। खैर अभी ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, थोड़े सब क्वेश्चन करने के बाद इसके ऊपर करेंगे। These are all very typical questions, ठीक है? ये सारा टिपिकल क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। तो क्या हुआ? ये m1 था, v1 में जा रहा था, ये m2 था, v2 में जा रहा था, ये सेंटर ऑफ मास था, इधर जा रहा था। फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितना है ACM? ACM कितना है? यू नो इट इज एक्सटर्नल फोर्स बाय मास, टोटल मास, है ना? टोटल मास। तो एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में हुआ, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये मूव करते रहेंगे, सेंटर ऑफ मास विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना? और सपोज ये जब ऐसे गया, इधर एक तीसरा बॉल पहले से रेस्ट में था, ठीक है? और यहाँ पर मान लो कोई एक तीसरा बॉल यहाँ पे रेस्ट में था, ये बॉल ऐसे गया, जाके इसके साथ टकराया, टकराने के बाद फिर दोनों का मोशन में बदलाव आया, बट सेंटर ऑफ मास विल कीप मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द पाथ, जो प्रिस्क्राइब्ड पाथ था उसी रास्ते में ही जाएगा। तो यही चीज को थोड़ा अभी हम लोग पॉज कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा, टू गो डीप इनटू इट। लेकिन जैसे हम इसको खत्म करेंगे उसके बाद उसमें फिर से आ जाएंगे। विल गो स्लाइटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ
इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की स्कोप से थोड़ा सा बाहर जाएंगे और देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल और बैलेंस्ड फोर्स, it is if a body or system of masses are in motion, then their center of mass keeps moving with constant velocity। अच्छा, तो ये चीज को समझते हैं। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दूसरा एग्जांपल भी दिया था। क्या एग्जांपल दिया था कि अगर कोई डंडा जमीन पे रखा है, आपने डंडे को किक मार दिया, जैसे डंडे को किक मार दिया तो हम बोलते थे कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, विल इट गो लाइक दिस? नो, व्हाट विल हैपन? डंडा विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन, और धीरे धीरे घूमते हुए ये आगे जाने लगेगा, डंडा घूमते हुए आगे जाएगा। लेकिन आप नोटिस करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएगा कि जो सेंटर ऑफ मास है, इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओनली। सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है, तो आप देखोगे सेंटर ऑफ मास हरदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि एक बार किक लगाया उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, डंडा घूमते रहेगा। आपको डंडे को नहीं देखना है, किसको देखना है? न्यूटन्स लॉ कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास को देखना है, because the law is applicable only for point masses, extended masses के लिए applicable नहीं है। I supplied some electrical energy, the fan starts moving, you look at the center of mass of the fan, center of mass of the fan is not moving, है ना? और आप देखोगे कि ये इनर्शिया ऑफ मोशन को हम लोग ऐसे समझे, तो इसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन में? दिया है कि ये 2 kg 3 kg को एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए, दोनों को खींचे और छोड़ दिए, भागने लगे दोनों। जब दोनों भागने लगे, जब 3 kg गया है 4 सेंटीमीटर, 2 kg कितना गया होगा? दूसरा, जब 3 kg का वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना होगा जब 2 kg का वेलोसिटी है? 9 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन, पहले देखो कि हम ये दोनों ब्लॉक को पकड़ के खींचे, अब छोड़ने वाले हैं। जैसे छोड़े, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स? 0। दोनों ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ दे विल एक्सीलरेट एंड मूव। इफ बोथ द ब्लॉक्स आर हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी, देन आप क्या कहोगे? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2, that is 0. What is the acceleration of center of mass? Now if I consider this whole as a single system, इनका बीच में जो खींचातानी हो रहा है by means of a spring, that is internal force. No external force is acting on the system. Center of mass will have no acceleration. Center of mass का velocity 0 है, acceleration 0 है. What will happen? It will remain where it is. अपनी जगह बैठा रहेगा। ये ब्लॉक्स मूव करते रहेंगे, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बैठा रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? इनिशियली बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, सो VCM इज इक्वल टू 0 और UCM को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज no external force acts on the system of two blocks, as no external force acts on the system of two blocks, acceleration of center of mass is also 0. So center of mass is at rest or remains at rest, क्योंकि उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं था, एक्सीलरेशन भी नहीं था। और अच्छा ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, एक्सीलरेशन भी नहीं था। तो फिर जब m1 आएगा, x1 m2 आएगा, x2 m1 x1 रिलेशन क्या है मालूम है? तो बीट नंबर 1 के लिए कहेंगे जब 2 kg गया, कितना डिस्प्लेसमेंट 3 kg 4 सेंटीमीटर, 2 kg का डिस्प्लेसमेंट इधर को x1 है। जब 3 kg का डिस्प्लेसमेंट x2 कितना है? x2 इधर को x2 इज गिवन
4 सेंटीमीटर, ये 3 kg है, तो हम कहोगे 2x1 must be equal to 3x2 और x2 तो दिया है 4 into 3 12/2, so x1 is 6 सेंटीमीटर। जब ये आएगा इधर को 4 सेंटीमीटर, तब ये इधर को क्या होगा 6 सेंटीमीटर। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन और इनिशियल रेस्ट में था। अच्छा, तो फिर हम क्या कहेंगे, दिया है कि वेलोसिटी ऑफ 3 kg व्हेन वेलोसिटी ऑफ 2 kg इज 9 मीटर पर सेकंड। 2 kg इधर जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड में, ऑब्वियसली 3 kg इधर भी में आ रहा होगा, और आप क्या कहोगे 2 into 9 plus 3 into minus v, velocity of center of mass by 2 plus 3 is equal to 0। क्या मिला, v is equal to 6 मीटर पर सेकेंड, सो 3 kg का वेलोसिटी होगा 6 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 kg को दिए हो 10, 3 kg खड़ा था, 5 kg खड़ा था, बाय टोटल मास 2 plus 3 plus 5 कितना हुआ 20/10 is 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ center of mass is equal to net external force by total mass is 0, because there is no external force acting on the system. External forces are coming, weight and normal reaction, they are all counterbalancing each other. So VCM is constant। जब 2 kg का स्पीड 5 kg है, 3 kg का स्पीड VCM कांस्टेंट है, मतलब कितना है, मतलब VCM इज ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड। VCM कैसे निकालेंगे, जब ये 2 kg का 5 मीटर पर सेकेंड है, 3 kg का 2 मीटर पर सेकेंड है, 5 kg का कितना है मालूम नहीं है, पता करना है, दैट डिवाइडेड बाय 2 plus 3 plus 5 is equal to 2, इसमें से v मिल गया 4/5 मीटर पर सेकेंड। v is coming out to be 4/5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, मैं जानबूझ के दो अलग अलग तरीके से करना चाहता हूं, जस्ट टू ओपन योर थर्ड आई टू सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ थिंग्स आर गोइंग विद सेंटर ऑफ मास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला है कि ये 10 मीटर डिस्टेंस है, मैं वैल्यूज देखो कितना बढ़िया 5-5 मीटर का लिया हूं, दोनों को बराबर लिया हूं, तो दोनों कहां मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, दोनों बीच में मिलेंगे, क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर है ना, they will meet at the middle। अच्छा, is no external force acts on the system, on the system, तो आप कहोगे VCM is constant, VCM initially is equal to VCM finally। फाइनली क्या है, VCM before collision is equal to VCM after collision। हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम वगैरह नहीं पढ़ेंगे बोल के मैं स्किप कर रहा हूं, बाद में उसमें ही करेंगे, लेकिन आई वांट टू गिव यू सम इनसाइट इन दिस। बिफोर कोलिजन कितना था भाई, 3 into 5 plus 2 into -5, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बाय 3 plus 2। आफ्टर कोलिजन पता चला कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिले, हेलो हाय बोले, बहुत दिन के बाद मिले तो चिपक गए और चलने लगे।
ठीक है ना, चलने लगे दोनों चिपक के, कहां पे, इट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट में मिले, कितना वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा अब 3 kg जा रहा है v में, 2 kg भी जा रहा है v में, है ना, और बाई 3 + 2 ये तो गया, क्या मिल गया v 5v = 15 - 10 is 5, तो आप हो गए v = 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, कितना समय लगेगा जाने के लिए, कितना समय लगेगा, समय लगेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड में कितना दूर जाना है, ये मिड पॉइंट है भाई 5 मीटर का है, तो 5 सेकंड लगेगा। दे मीट आफ्टर व्हाट टाइम, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड है, मीट एट मिड पॉइंट आफ्टर कितना, 5 मीटर जाने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड में 1 सेकेंड है कि नहीं, क्योंकि 5 मीटर जाना है और वो भी 5 मीटर पर सेकेंड में आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर मीटिंग दे रीच वॉल, again after a time, again after a time, कितना, अब स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, जाना कितना दूर है 5 मीटर, 5/1 इट इज 5 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इज कमिंग आउट टू बी, पहुंचने के लिए 1 सेकेंड, फिर गया 5 सेकेंड, 1 + 5 6 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा कन्वेंशनल फर्स्ट मेथड, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल फर्स्ट मेथड। लेट अस थिंक बिट डिफरेंटली। पहला पार्ट तो हो चुका है और ये 6 सेकंड बाद मिलेंगे वो भी पता चल चुका है। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये सबको मिटाता हूं, ये सब तो गए, ये पहला वाला चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा अप्रोच, सेकंड अप्रोच में आप क्या कहोगे? In the second approach, what you will say is no external force. Now I am going for the second method. Is no external force, ये second method है। VCM is constant, VCM अगर constant है तो कितना है VCM? 3 × 5, VCM is equal to 3 × 5 plus 2 × -5 by 3 + 2 कितना 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम इसको पॉजिटिव लिए थे, ये भी पॉजिटिव आया, मतलब इधर को। अच्छा, ये दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? सेंटर ऑफ मास 2 kg इधर था, 3 kg इधर था, तो सेंटर ऑफ मास यही कि 3 kg के पास होगा, यहाँ था सेंटर ऑफ मास। और कितना जोर से चलने लगा था? 1 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी निकाले, है ना? चलो पहले निकाल दिए डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वॉल कितना है 5, ये मास कितना है 2 kg, 2 × 0 वॉल के पास है, प्लस 3 × कितना है 10 बाय टोटल मास 2 + 3 कितना हो गया 6 मीटर। अब सेंटर ऑफ मास 6 मीटर दूरी से जाके लगा। When combined mass reach the wall, center of mass also reaches, क्योंकि वो दोनों चिपके हुए तो सेंटर मास उनके अंदर ही होगा, reaches wall। टाइम टेकन कितना लगेगा? सेंटर मास कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, VCM कांस्टेंट है, 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, 6 मीटर जाएगा, 6/1 6 सेकंड। So when the two blocks reach the wall, center of mass also reaches the wall after what total time? 6 seconds। क्योंकि सेंटर मास यहां से चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा, it took 6 seconds। अब देखो ये क्वेश्चन में ये मास m है, ये मास m है,
ये ए है, ये बी है। अब ये मुझे पूछना क्यों ये ए है क्यों बी है? हाँ ठीक है, ये ए है ये बी है। अब ये ड्रॉप कर दिया गया, इसको फेंका गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, रास्ते में टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ? दे स्ट्राइक एंड स्टिक टू ईच अदर, दोनों चिपक गए तो गिरेंगे ना। जब गिरेंगे जमीन पे, कितना जोर से जमीन पे गिरेंगे, विद व्हाट वेलोसिटी द कॉम्बिनेशन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा देखो इसमें हम लोग तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास करना चाहते हैं। अगर दोनों मास बराबर है, ये m ये m, तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में था। तो इनिशियल हाइट और सेंटर ऑफ मास क्या था? अगर ये पूरा 40 मीटर है तो ये होगा 20 मीटर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज ऊपर वाले का वेलोसिटी प्लस नीचे वाले का वेलोसिटी बाय ऊपर वाला प्लस नीचे वाला मास, हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। और ये कैसे हुआ? अपवर्ड। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन m1 a1 किधर को है? नीचे की तरफ है ना? इसका एक्सीलरेशन कैसे है? नीचे की तरफ है। चलो नीचे लिखते हैं m इंटू माइनस जी। नीचे वाला का एक्सीलरेशन, ये जब जा रहा था एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ ही था, m इंटू माइनस जी बाई m प्लस m इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट, अब जब दोनों चिपकेंगे और गिरेंगे, दोनों चिपके हुए, दो मास चिपके हुए, उनका सेंटर मास कहां होगा? उनके अंदर ही होगा। जब वो नीचे गिरेंगे सेंटर मास भी नीचे गिरेगा, है कि नहीं? दैट मींस कितना वेलोसिटी में कॉम्बिनेशन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जितना वेलोसिटी में सेंटर मास नीचे गिरेगा। मतलब आप निकालना क्या चाहते हो? फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। तो आप कहोगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास यहां से था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ गिरेगा, यहां से नीचे 20 मीटर है, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा तो नीचे की तरफ होगा, तो लिखेंगे माइनस 20 मीटर। और हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या रखा है इसमें? फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। आप जानते हो कि VCM, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, VCM स्क्वायर इज इक्वल टू UCM स्क्वायर प्लस 2SCM SCM, है कि नहीं? और VCM इज रूट ओवर ऑफ दिस। UCM कितना था? 15 का स्क्वायर। 2 ACM कितना था? इट इज माइनस जी और माइनस 10। SCM कितना था? SCM था माइनस 20 होल रूट ओवर कितना आया देखो तो 20 into 2 is 14 into 10 is 400। ये 15 to 25, 400 plus 225 is 625, whole root over is 25 meter per second। So the combined mass will fall onto ground with a velocity same as that of VCM, that is 25 meter per second। समझ में आया क्या? ओके, एंजॉय एंजॉय। इनर्शिया ऑफ मोशन का ये एक बहुत इंपोर्टेंट पहलू मैं आपको बताने वाला हूं। इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग लास्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे थे। मैं न्यूटन्स लॉ के जो दायरे हैं उससे थोड़ा सा बाहर जाके बात कर रहा हूं। लॉ कहता है कि as long as no external force acts on a body, if the body is in motion, its center of mass keeps moving along a straight line, the two with a constant velocity। Now if an external force acts, so let me write the statement। और इसके पूरे बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, हर एक बुक में आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। सॉल्व करने का तरीका अजीबोगरीब रहता है, लंबा रहता है। हम न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करेंगे तो देख के फटाफट बनाओगे, थोड़ा ध्यान से देखना। If a particle moves in a specific path
under the influence of an external force, then as long as no additional external force acts, additional external force acts on it, its center of mass executes same motion following the same trajectory. बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, नॉट अवेलेबल इन एनी बुक। पहले आप समझो, इसको समझा देंगे। ये स्टेटमेंट कोई आपको जेईई में नहीं पूछने वाला, ना स्कूल में पूछेंगे बताओ क्या होता है, ऐसा नहीं। समझने के लिए सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक पाथ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस, वाई कैन से सम एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अगर कोई पार्टिकल कोई एक स्पेसिफिक पाथ में जा रहा है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस, सपोज आई टेक एन एग्जांपल, यहां से क्या हुआ, एक चीज को फेंका गया। नाउ दिस इज ए मोशन अंडर ग्रेविटी, इट विल गो इन फॉर्म लाइक दिस। रास्ते में थ्रू आउट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था। नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग सर्टेन मोशन, यहां पर जब था उसका कुछ वेलोसिटी था, मान लो यहां पर पहुंचा t = t1 में और वेलोसिटी क्या था, v1 था। सपोज यहां पर पहुंचा t = t2 में और वेलोसिटी क्या था, v2। सपोज this is executing a particular motion following this path, then what the statement says, as long as no additional external force acts, कोई ग्रेविटी तो आ रहा था, इसके अलावा और कोई नया फोर्स नहीं आ गया, तब तक ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इसी रास्ते में ही जाएगा और t1 सेकंड के बाद सेंटर मास का वेलोसिटी v1 होगा, t2 सेकंड के बाद वेलोसिटी v2 होगा। सेंटर ऑफ मास will follow this path. I want to change the case. Suppose the particle was nothing but a bomb thrown from here. It is supposed to go in a path like this. ये आके यहाँ गिरने वाला था, कुछ वेलोसिटी में फेंक दिए। क्या हुआ, जब वो यहाँ पे पहुंचा इसमें एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ पे, ठीक है। एक टुकड़ा इधर भाग गया, एक टुकड़ा इधर भाग गया और एक टुकड़ा इधर भाग गया। एक्सप्लोजन हुआ तो यही एक ही जगह से दिखाते हैं, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, ऐसे करके अलग अलग टुकड़े का मास कुछ भी हो सकता है, एनी फ्रैक्शन ऑफ मासेस। अब ये जो टुकड़ा इधर गया वो ऐसे जाने लगा, ये जो ऐसे गया ऐसे जाके ऐसे जाने लगा, ये ऐसे गया ऐसे जाके ऐसे आने लगा। तो ऑल द थ्री पार्ट्स आर फ्लाइंग इन एयर। जब तक वो जमीन पे नहीं गिरे, क्योंकि जैसे ही जमीन पे गिर जाएंगे उनके ऊपर तुरंत एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। जब तक वो फ्लाई कर रहे होंगे, सपोज ये जब मान लो कि देखोगे कि आप ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाके आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो इसी रास्ते में ही जाते रहेगा। ये एक्सप्लोजन होने का t2 सेकंड के बाद, ये एक्सप्लोजन होने का t2 सेकंड के बाद आप देखोगे दिस मास में बी समवेयर हियर, दिस मास में बी समवेयर हियर, दिस मास में बी समवेयर हियर, बट यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास इज हियर एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी v2। जहां था वहीं। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता, ये जहां पर होगा, ये एक्सप्लोजन होने के बावजूद t = t2 में आप देखोगे सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते पे ही है, कितना वेलोसिटी में जा रहा है। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो जितना वेलोसिटी में जाता। Repeating, as long as no external force, additional external force acts, center of mass
executes same motion following the same trajectory not available in any of your books। बहुत सारे फिजिक्स बुक मार्केट में पढ़े, तो आप समझ लोगे तो कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, आप देखोगे खूंखार न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि ये ऐसे होगा। और अभी क्या होगा, ऑल दिस पार्ट्स विल फॉल। हो सकता है कि ये जमीन के पास आ गया, ये पहले गिर जाएगा। जैसे पहले गिर गया, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया, एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स आ गया, अब सेंटर ऑफ मास और इसी रास्ते में नहीं जाएगा। जो फोर्स आया मान लो 10 न्यूटन का है, और ये मान लो कि ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, मान लो कि ये मास था, पूरा मास था 5 kg और 1 kg, 1 kg होने से ज्यादा जो है, मान लो ये 10 kg था। अब इनके ऊपर जो फोर्सेस पहले आ रहे थे अभी भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स आया है कितना, 10 न्यूटन का सपोज, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो था वो था, उसके साथ साथ इसके चलते एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन हो जाएगा। कैसे, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, कितना 10 बाय टोटल मास, सेंटर मास विल हैव एन एडिशनल एक्सीलरेशन लाइक दिस। Or I may change a little here. Suppose this came and here was a wall. This strikes here on the wall. जैसे स्ट्राइक किया तुरंत उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। जैसे एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो सेंटर ऑफ मास मान लो आया फोर्स 10 न्यूटन का, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक एक्सीलरेशन का फीलिंग आएगा। पहले से तो था एक्सीलरेशन क्या, जी डाउनवर्ड्स, अब जी तो था, उसके साथ साथ 10/10 एक एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इस डायरेक्शन में आएगा। सिर्फ जी होता, ये नहीं होता तो ये यहाँ पे गिरता, ये खींचने के कारण अब वो यहाँ पे नहीं गिरेगा, सेंटर ऑफ मास विल फॉल समवेयर हियर। समझ में आया क्या, सेंटर ऑफ मास विल फॉल समवेयर यहाँ गिरने की बजाय, क्योंकि इधर को भी एक एक्सीलरेशन आ गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये थोड़ा सा हटके गिरेगा इधर को। तो that becomes a very complicated case when some external force comes. We are now dealing with the first part. अगर कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, तो जब तक नहीं आया तब तक ये सारा टुकड़ा कैसे भी मूव करे, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम will keep on moving along the same track, executing the same motion along the same path. सेम मोशन मींस t इक्वल टू t2 में इसका वेलोसिटी v2 था, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी v2 ही होगा। अगर तीनों टुकड़े एक साथ जमीन पे गिरते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं टकराते हैं, तो सेंटर ऑफ मास विल फॉल हियर। क्योंकि तीनों गिरे तो सेंटर ऑफ मास को भी यहाँ गिरना, क्योंकि एक साथ सब जमीन पे गिरे। तीनों टुकड़े इधर उधर गिरेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शुरू में u में फेंके थे तो ये इधर जाके गिरा, ये इधर गिरा, ये ऐसे करके गिरेगा, बट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम u लाइक दिस। अगर एक्सपोजर नहीं होता तो जो वेलोसिटी होता सेम चीज विल फॉलो। तो ये गहरी चीज को समझ लो आप लोग। जब तक कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस will execute the same motion, follow the same trajectory. ओके, अब ये चीज जो हजम हुआ उसको एक दो ठो यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कब तक ये सेम रास्ते में चलता है, जब तक एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है तब तक। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं से एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स आ गया, मतलब कोई भी टुकड़ा पहले जल्दी गिर गया या फिर वॉल के साथ टकरा गया या फिर कुछ भी हो गया, accordingly you will see the path, the center of mass will leave this path, it will follow some different path. ठीक है, a bomb of mass 6 kg was projected for a horizontal range of 20 meters। ऐसे फेंके कि 20 मीटर दूरी पे गिरेगा। 8
explodes. A 1 kg part, retraces the path. मतलब जिस रास्ते में गया था रिट्रेस किया, वापस आ गया, and falls at starting point. A 2 kg part momentarily comes to rest. And then falls. Find at what distance from starting point. The 3 kg part falls. तो देखना क्या है, कोई एक बम 6 kg का था, फेंक दिए, वो ऐसे गिरने वाला था, कहां पे, मान लो कि ये यहाँ पे गिरने वाला था 20 मीटर दूरी पे, कितना दूर पे, 20 मीटर दूरी पे गिरने वाला था, ठीक है, इट वाज सपोज टू फॉल एट ए डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम हियर, लेकिन हुआ क्या, हाइट पॉइंट में 3 टुकड़ा हो गया। 1 kg वाला पार्ट सेम रास्ते में आया और वापस आके यहाँ पे गिरा, ठीक है, जो 1 kg वाला पार्ट था वो यहाँ से 1 kg वाला इधर चला, 2 kg वाला रेस्ट में आया, 3 kg वाला फेंका गया, 3 kg के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। हुआ क्या, the 1 kg part retraces the same path, मतलब इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आके जहां से फेंके थे वहीं पे गिरा। 2 kg, ये 1 kg है, ये 2 kg है जो मोमेंटली रेस्ट में आ गया, उसके बाद सीधा गिर जाएगा। तो 3 kg आके कुछ यहीं गिरा। हमें बताना ये है कि 3 kg कितना दूर पे गिरा, एल पता करना है। यहाँ गिरा 2 kg और यहाँ गिर गया 1 kg। तो पहले आपको देखना ये है, क्या ये सारे एक साथ जमीन पे गिरे, तब जाके हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम ट्रैजेक्टरी। हाँ ठीक है, आप जानते हो अगर ये हॉरिजॉन्टली गया है तो ये गिरने के लिए जितना समय लगेगा, आप जानते हो कोई चीज को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या ड्रॉप करो, दे टेक सेम टाइम टू कम डाउन, सो 1 2 विल फॉल एट द सेम टाइम। और ये अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो किए तो ये भी ऐसे ही जाएगा। तो ये goes like this, also here। इसका मतलब ये हुआ all the 3 parts strike ground simultaneously, ठीक है, तो all the 3 parts strike ground simultaneously। तो आप क्या कहोगे, as all 3 parts fall on ground at same time, center of mass falls at P, center of mass falls at P। ओ सेंटर ऑफ मास P से गिरा, तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB will be P। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB is equal to 20 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ mi एक साइड है, समेशन ऑफ mi 1 kg हियर 1 into 0 2 into पूरा अगर 20 मीटर है, ये हाइट पॉइंट से गिरा है तो ये 10 मीटर होगा, 10 मीटर होगा क्योंकि वो हाइट पॉइंट से गिरा है। 2 into 10, 3 कहां पड़ा, यहां पर गिरा, कितना दूर पे, सपोज L डिस्टेंस में, वही निकालना है। 3 into L by summation of mi 1 plus 2 plus 3 is equal to the distance of center of mass
you can find out the value of L out of it. मैं समझा के लिखा तो इतना लंबा हुआ, इतना कैलकुलेशन तो आप फटाफट कर लोगे ओरली, उनके मेथड देखोगे तो धुआं निकल जाएगा। इधर क्लियर? So what distance from the starting point 3 kg mass falls? You see it is 20 plus 3 है, नीचे 6 है, 120, ये 20 गया, 20 गया तो 100, L is equal to 100 by 3 meters. So the 3 kg part will fall at a distance 100 by 3 meters from the starting point. यही क्वेश्चन को लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के ये इधर से आया, मतलब क्या होगा वेलोसिटी, हाइट पॉइंट में क्या वेलोसिटी था, u cos थीटा, अब तो कोई डाटा वाटा दिया नहीं है, ना u दिया ना थीटा दिया, तो सब कुछ अस्यूम करेंगे, काट पीट के बाद में निकालेंगे और तब तक सब कुछ धुआं हो जाएगा। बट इफ यू सी द आइज ऑफ न्यूटन, ही विल टेल अरे ऐसे करो जल्दी बन जाएगा। ओके